हेलो एवरीवन। हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में। ये हमारा पार्ट 1 है और आज के पार्ट 1 में हम पढ़ने जा रहे हैं लेट्स से रैखिक समीकरण के बारे में और उदाहरण 1 को। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाली क्लासेस में आप ये जान चुके हैं कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, राइट। इसलिए आप एक चर वाले रैखिक समीकरण से भी परिचित होंगे। इसलिए हम इस क्लास में दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक रिवाइज कर लेते हैं कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। आपको पता होना चाहिए कि रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। लीनियर इक्वेशन या फिर हम पहले बात करें इक्वेशन किसे कहते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन या बीजगणितीय समीकरण किसे कहते हैं। एक समीकरण में आपके पास कुछ दो तीन टर्म्स आपको पता होना चाहिए। पहला होता है चर। किसी भी समीकरण की जो रचना होगी वो एक चर से मिलकर बना होता है। चर का मतलब होता है वेरिएबल्स। वेरिएबल जैसे एक्स, वाई, जेड, यानी आप कोई भी स्मॉल अल्फाबेट के नंबर्स यहाँ पे लिख सकते हैं। वो सभी जो है हमारे चर यानी वेरिएबल्स कहलाते हैं। एक समीकरण में चर के अलावा अचर भी होता है। अचर को हम कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं और कांस्टेंट का मतलब होता है कोई भी नंबर जैसे कि 2 ले लो, 3 एंड सो ऑन। तो एक समीकरण चर से मिलकर बनी होती है, अचर से मिलकर बनी होती है और उसमें हमारे पास कुछ साइंस होते हैं जैसे कि इक्वल टू का साइन, प्लस का साइन, माइनस। इस तरह के जो साइंस हमारे पास होते हैं मैथ्स में और स्पेशली इक्वल्स टू का साइन, इन सारे साइन को मिलाकर एक वेरिएबल्स को मिलाकर एक कांस्टेंट को मिलाकर के हमारे पास एक समीकरण जो है वो बनती है। तो इस तरह के समीकरण में आपके पास जब ये तीनों टर्म्स होते हैं तो आप कहेंगे कि वो एक समीकरण होगी। अब यहाँ पे लीनियर का मतलब क्या है, रेखिक का मतलब क्या है। रेखिक का मतलब होगा कि हमारे पास जो समीकरण होगी उसके वेरिएबल्स की डिग्री यानी घात को आपको चेक करना है कि उसकी अधिकतम जो घात होगी वो 1 होनी चाहिए। यदि वो समीकरण में जो चर है उसकी जो हाईएस्ट या अधिकतम जो घात है अगर वो 1 है तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है। और यहाँ पे एक बात आती है एक चर वाले। अभी हमने बात करी है चर का मतलब होता है एक्स वाई जेड या कोई भी स्मॉल लेटर अल्फाबेट आप देख सकते हैं, उसको हम चर कहते हैं। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब हुआ ऐसे इक्वेशन जिसमें सिर्फ आपके पास एक वेरिएबल होगा उस इक्वेशन में, उसे हम कहेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जैसे कि अंडर रूट 2 वाई प्लस अंडर रूट 3 वाई, सॉरी अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में ये जो हमारे पास है वो एग्जाम्पल है एक चर वाले रैखिक समीकरण का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है दैट इज वाई और यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है इसलिए हम इसको एक चर वाला कह रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जो अंडर रूट 2 है और अंडर रूट 3 है ये एक नंबर है। पर नंबर जो है उसको हम अचर यानी कांस्टेंट कहते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास प्लस का साइन है और इजिकल्स टू का साइन यहाँ पे है। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन जो है यहाँ पे हमें तीनों टर्म जो हमें दिखाई दे रहे हैं इसलिए इसे कहते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसी तरह से आप और एग्जाम्पल दे सकते हैं x+1 = 0। यहाँ पे आप दे सकते हैं सिर्फ एक ही यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास है। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म भी है दैट इज 1। यहाँ पे हमारे पास इजिकल्स टू का साइन भी है और अदर साइन भी हमारे पास यहाँ पे है। इस तरह की जो समीकरण होती है, इस तरह के समीकरण में हम देखेंगे कि इनका एक अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का मतलब होता है इस इक्वेशन में सिर्फ सिर्फ एक ही सोल्यूशन पॉसिबल हो पाता है। इस समीकरण को हल कैसे करते हैं ये आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। फॉर एग्जाम्पल आप दे सकते हैं अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें यहाँ पे तो हम किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा -1। आप 1 को इस साइड लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में तो आपको दिखाई देगा कि x की जो वैल्यू है यहाँ से निकल के आएगी वो निकल कर आ जाएगी -1। x की कोई दूसरी वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं है इस इक्वेशन में जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण में सिर्फ एक ही सोल्यूशन पॉसिबल होता है। ठीक है। इस तरह से ऊपर वाले सोल्यूशन को आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी -√3/√2। आपको समझ में आ गया होगा हमने यहाँ पे रिवाइज करा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं।
इसके अलावा हम दूसरे एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि 2x+5 = 0 है। यह भी एक रेखिक समीकरण का एग्जाम्पल हमारे पास है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है x बराबर -5.2। आप क्या करना है, इस सारे जो टर्म्स है आप इसको इस साइड में लेके आएंगे, राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे क्या है, आप x की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसको अगर हम नंबर लाइन में दिखाएं तो हम कुछ इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास -5.2 हो सकता है, राइट। तो आपको बस यहाँ पे ये समझना है कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसका जो वेरिएबल होगा यहाँ पे, उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही वेरिएबल है यहाँ पे, और इसकी जो हाईएस्ट पावर है, अधिकतम जो घात है इसकी, वो 1 है। तो इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ एक ही चर का यहाँ पे यूज हो रहा है, इसलिए हम इसको एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे जब हम किसी भी समीकरण को हल करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। वैसे हम इसके आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में समझेंगे कि हम समीकरण को कैसे हल करते हैं। समीकरण को हल करते हुए हम ये देखते हैं कि एक रैखिक समीकरण पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जब तक कि हम समीकरण के दोनों पक्षों में हम क्या करें, समान संख्या जोड़ या घटाई जाती है। ठीक है, मतलब हमारे पास जो इक्वेशन होती है उस इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना होता है तो हम दोनों तरफ जो है समान चीजें हमें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास एक इक्वेशन है x+4 = 0, इस तरह के अगर हमारे पास क्वेश्चन है तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें जो भी करेंगे, हम दोनों इक्वेशन, दोनों साइड, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम समान संख्या को जोड़ रहे हैं, समान संख्या को घटा रहे होते हैं, तो इसमें कोई प्रभाव इस समीकरण पर नहीं पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम कुछ इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं कि हमने क्या करा, x+4, और यहाँ पे अगर मैं माइनस कर दूँ 4 को, और इस तरफ भी मैं माइनस कर दूँ 4 को, 0 यहाँ पे था, यहाँ पे आ जाएगा -4। तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा x बराबर -4। ठीक है, तो इस तरह के जो हमारे पास जो है वो इक्वेशन का जो है हमारे पास आंसर यहाँ पे आ जाता है, दैट इज x इज इक्वल टू -4। तो एक तरीका होता है एक समीकरण को सॉल्व करने का। दूसरा क्या होता है, यदि हम दोनों पक्षों में समान शून्यता संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो भी हमारे पास उस रैखिक समीकरण पर कोई भी प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ता है। तो ये हल कैसे करते हैं, ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में और डिटेल में इसको जानेंगे। सो इसको हम कंटिन्यू करते हैं, एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। ये जो एग्जांपल है इससे आप समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण को देख लिया है क्या होता है। एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ बोला गया है कि नागपुर में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दो भारतीय बल्लेबाजों ने एक साथ मिलकर 176 रन बनाए। इस जानकारी को एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारे पास यहाँ बोला गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास कुछ वर्ड्स में कुछ हमारे पास वर्ड्स में कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। इंफॉर्मेशन ये है कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक क्रिकेट मैच हो रहा है, और यहाँ पर दो भारतीय बल्लेबाज थे जिन्होंने कुल मिलाकर के 176 रन बनाए हैं। इस बात को हमें क्या करना है, एक समीकरण के रूप में लिखना है। मैंने आपको बताया था समीकरण क्या होती है। समीकरण वो होती है जिसमें हम कुछ चर, अचर, इजिकल्स टू का साइन और अन्य साइन का यूज करके उसको बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे बनानी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई भी अननोन, अज्ञात जो है, हमारे पास कोई चीजें होती है। जैसे हम जानते हैं यहाँ पे से इस वाले क्वेश्चन में दो भारतीय बल्लेबाज ने कितने रन बनाए हैं वो हमें नहीं पता है। मतलब अकेले अकेले मिलकर उन्होंने कितने रन बनाए वो हमको नहीं पता है। हमको ये पता है कि दोनों ने मिलकर 176 रन बनाए हैं, यानी एक भारतीय बल्लेबाज, दूसरा भारतीय बल्लेबाज जो है, उन दोनों ने मिला करके 176 रन बनाए। तो अगर हम इमेजिन करें, हमें यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण बनाने के लिए हम मान लेते हैं कि एक भारतीय बल्लेबाज था जिसने एक्स रन बनाए हैं, और दूसरा भारतीय बल्लेबाज है जिसने वाई रन बनाए हैं। हम इसको मान सकते हैं। एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई यहाँ पे चर होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो मान लेते हैं एक भारतीय बल्लेबाज है एक्स। ठीक है, मतलब एक भारतीय बल्लेबाज है जिसने एक्स रन बनाए हैं, और दूसरा भारतीय बल्लेबाज जो है जिसने वाई रन बनाए हैं। इन दोनों ने मिला करके यानी कि प्लस करेंगे जब इन दोनों को, तो हमारे पास क्या आ जाता है, बराबर करके 176 रन यहाँ पे आ जाते हैं।
तो इस तरह से मैंने जो यहाँ पे लिखा है इसको हम कहते हैं इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 176 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, x का मतलब क्या है, x का मतलब यहाँ पे है एक भारतीय बल्लेबाज के द्वारा बनाया गया रन, और y का मतलब है दूसरे भारतीय बल्लेबाज के द्वारा बनाए गए रन। दोनों को हम जोड़ते हैं तो आंसर आता है 176। तो इस इक्वेशन को पढ़ के हमने क्या करा है, यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने दो चर का यहाँ पे यूज करा है, एक है x एक है y। तो इसी वाली इक्वेशन को हम कहते हैं दो चर वाली रेखिक समीकरण। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर जो दोनों चर है उसकी जो घात है वो एक है, यानी इस इक्वेशन में जो अधिकतम घात है चर की वो अभी भी एक है, इसलिए ये अभी भी एक रेखिक समीकरण ही होती है। इसके अलावा हम और एग्जाम्पल देख सकते हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण का। इस तरह से आप दोनों इक्वेशन में देखेंगे कि यहाँ पर एक तो s और एक है t। एस और टी यहाँ पे दो वेरिएबल आप दे सकते हो, और इस वाले इक्वेशन में दो वेरिएबल है पी एंड क्यू। दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे कि इनके अधिकतम घात जो है वो है एक, इसलिए ये एक रेखिक समीकरण का भी एग्जाम्पल है। यानी जो एग्जाम्पल है यह दो चर वाली रेखिक समीकरण होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो दो चर वाली रेखिक समीकरण होती है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लिखने का वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर आपको कोई भी समीकरण इस फॉर्म में दिखाई देती है तो वो होती है एक हमारे पास दो चर वाले रेखिक समीकरण। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले इक्वेशन को ध्यान से अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाई देगा। देखो ये होता है ए, ये हमारे पास एक्स प्लस बी वाई। अगर मैं इसको इस साइड लेके जाऊँ यहाँ पे तो ये हो जाएगा -5, यानी कि सी बराबर 0। ठीक है, इसको हम आगे और समझते हैं इसको। यहाँ पे जो आपको दिखाई देगा ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी दो चर वाले रेखिक समीकरण को लिखने का। यहाँ पर आपको दिखाई देगा तो ए का मतलब है, बी का मतलब और सी का मतलब जो है वो होता है एक वास्तविक संख्याएं, यानी ये कोई नंबर्स होंगे। ओके, ए बी सी क्या है, कुछ नंबर्स है। जबकि जो एक्स बी सॉरी यहाँ पे एक्स है और वाई है वो क्या होते हैं, वो कोई चर होते हैं, कुछ वेरिएबल्स आपके पास होंगे, वो वेरिएबल को पे शो किया जा रहा है। तो इस तरह की जो हमारे पास इक्वेशन आएगी उसे हम कहेंगे दो चरों वाले रेखिक समीकरण। ठीक है, तो इस तरह को आपको ध्यान रखना है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन को लिखने का। चलिए अब हम उदाहरण को जानते हैं। यहाँ पे उदाहरण नंबर 1 यहाँ पे है, इसको समझते हैं ध्यान से। नीचे दिए गए समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी के मान को हमें बताना है। ओके, तो हमारे पास कुछ इक्वेशन दे रखी है, जैसे हमारे पास अ, एक में दे रखा है, एक हमारे पास एक इक्वेशन का एग्जांपल है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास दो चर वाले रेखिक समीकरण है। ठीक है, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमें इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है इस तरह से, और फिर हमें इसकी जो है ए बी और सी की वैल्यू को बताना है। आपको सिंपल करना क्या होता है, आपके पास इजिकल टू की इधर साइड जो भी वैल्यू होती है आप उसको इधर लेके जाएंगे। इधर लेके जाने पर साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। आप क्या करेंगे, 2x ऐसे रहेगा यहाँ पे, प्लस 3y भी ऐसे रहेगा। बस इधर वाला जो साइन होगा इजिकल टू के इधर वाला वो आपको इस साइड लेके जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो आप देखेंगे तो आपके पास हो जाएगा -4.37, इसका साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा और बराबर में आ जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इस वाली इक्वेशन से इसको कंपेयर करना है। इस तरह से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे ax प्लस बी वाई, इसको आपको क्या करना है, इस वाली इक्वेशन से यहाँ से कंपेयर करते जाना है। और कंपेयर करते करते यहाँ पे आपको क्या निकालना है, ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। मैंने भी आपको बताया था कि ए बी और सी का मतलब कोई नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स यहाँ पे कुछ होते हैं, मतलब कोई नंबर्स यहाँ पे होते हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स भी है और यहाँ पे भी एक्स इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे ए की जगह क्या हो जाएगा, ए की जगह यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, सेकंड पार्ट में आ जाइए, यहाँ पे वाई है, इस वाले इक्वेशन पे वाई है। तो बी की जगह क्या हो जाएगा, बी की जगह यहाँ पे हो जाएगा 3। सेकंड इक्वेशन में सी है यहाँ पे और यहाँ पे भी सी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे साइन माइनस का साइन है, ऊपर प्लस का साइन था। अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो इसकी जो पूरी वैल्यू होगी सी की वो हो जाएगी -4.37। तो इस तरह से हम यहाँ पे सारी जो वैल्यू है ए बी सी की वो यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में यहाँ पे एक समीकरण दे रखी है, इसको भी आप क्या करेंगे, इस साइड लेके जाएंगे, इस बराबर साइन के इधर लेके जाएंगे इसको इस तरह से।
ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x माइनस रूट 3y माइनस 4 बराबर 0। मैंने करा क्या है, बस मैंने कुछ नहीं करा, बस मैंने थोड़ा इसको शिफ्ट कर दिया इधर उधर। देखो अगर आप इसको क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप इसको अगर ऐसे लिखेंगे यहाँ पे x माइनस, आप सोचेंगे कि मैंने इस तरह से क्यों लिख दिया इसको, तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं यहाँ पे √3y इज इक्वल्स टू 0, जैसे मैंने पीछे करा था यहाँ पे। बस मैंने क्या करा है, इस y वाले टर्म को मैंने पहले लिख दिया है। पहले क्यों लिखा है, ताकि मुझे कंपेयर करने में थोड़ा इजी रहे। जैसे हम जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें पहले क्या आता है, ax आता है, फिर by आता है, तो इसमें मैंने इसको थोड़ा आगे लिख दिया है। आगे लिखने पर इसका साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज तब होता है जब वो राइट से लेफ्ट में आता है। इस बराबर साइन के, इस बराबर साइन को आपको ध्यान रखना है, अगर बराबर साइन के वो इधर उधर शिफ्ट हो रहा है तो ही इसका साइन जो है चेंज होता है। ठीक है, तो मैंने बस इसको आगे ला दिया इसके, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको लिख दिया, बस रीअरेंज हमने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस रूट 3y माइनस 4 बराबर की 0। ठीक है, तो इस तरह से ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे हम इसको कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि a की जगह यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा होता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको साइन को साथ लेके चलना है यहाँ पे। ठीक है, तो b की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, ये y हो जाएगा, तो ये b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -√3, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी -4। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे सारी वैल्यू को। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगेन आप इसको खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए इस वाले क्वेश्चन को, और फिर मैं इसको सॉल्व करती हूँ आपके लिए। तो अब क्या करना है, इस बार आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 इस साइड लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना, आप इसको पहले ऐसे ही लिख लीजिए, और इस वाले 4 को आप इधर लेके आ सकते हैं इस तरह से। तो अगर मैं 4 को इस साइड लेके आऊँ राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से 5x माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0। क्योंकि 4 इस साइड आ रहा है, दूसरे साइड आ रहा है 4, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा -4 में। अब आप इसको आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, a की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 5, b की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास -3, और c की वैल्यू हो जाएगी -4, इस तरह से। इसको करने का एक और मेथड भी हो सकता है, इसी को सेम करने का ये मेथड हो सकता है कि कोई बच्चा ये कह सकता है कि मैं 4 को इसी साइड रखूंगा और मैं सिर्फ इस वाले को यहाँ पे लेके जाऊंगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं इसको, कि आपने जो 5x माइनस 3y था उसको राइट हैंड साइड में लेके आए आप, तो इनके साइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, -5x प्लस 3y, और 4 उसी साइड रखा हुआ है हमने लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा +4 बराबर 0। अगेन आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी -5, b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे +3, और c की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4। इसको हम सारे इक्वेशन यहाँ पे वैल्यू को लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हमारा है 2x इज इक्वल्स टू 4y। इसको आप खुद ट्राई कीजिए पहले करने की। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से 2x, y को हम इस साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा -y। आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि यहाँ पे c की वैल्यू तो है ही नहीं, c की वैल्यू कुछ नहीं है, तो इसको हम 0 लिख देंगे यहाँ पे। ओके, इस तरह से, क्योंकि हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के टाइप में लिखना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है +0 बराबर 0। कंपेयर करने पर आप देखेंगे a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू -1, और c की वैल्यू यहाँ पे 0 है। सो इस तरह से हमने उदाहरण 1 में हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा यहाँ पे कि रेखिक समीकरण किसे कहते हैं, एक चर वाले रेखिक समीकरण, दो चर वाले रेखिक समीकरण किसे कहते हैं, हमने वो यहाँ पे जाना है। इसके साथ ही हमने उदाहरण 1 में ये सीखा है कि हम एक दो चर वाले रेखिक समीकरण को किस तरह से एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है, तो आपको इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखना आना चाहिए। तो आगे वाले लेक्चर में हम उदाहरण नंबर 2 को जानेंगे, और हम जानेंगे प्रश्नावली 4.1 को। तब तक के लिए थैंक यू।